हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का नवा पार्ट है। पिछले वीडियो तक में हमने बात की अंग्रेजों और सिखों के युद्धों की। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स के बारे में। क्योंकि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, तो इस कारण से हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसको हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हमारा पहला भाग है। पहले भाग में हम शुरुआत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स के बारे में जानकारी। इसके बाद हम सीरीज में आगे के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल भाग 1 की। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो थे उनको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि गवर्नर जनरल्स कौन थे और क्या होता है। तो गवर्नर जनरल जो है वो ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च पद होता था। जो ब्रिटिश इंडिया था उसका जो सर्वोच्च पद था वो गवर्नर जनरल था। चूंकि ये ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च पद था, इस वजह से इस पद पे सिर्फ अंग्रेज ही आसीन होते थे, कोई भी भारतीय इस पद पर आसीन नहीं होता था और ये एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद के सृजन की अगर बात करते हैं तो गवर्नर जनरल पद का सृजन जो था वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ। जिस पद को पहले कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट कहते थे, कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट के पद का नाम 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल पड़ा। तो इस प्रकार गवर्नर जनरल जो था वो ब्रिटिश इंडिया का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था और इस पद का सृजन जो था 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव कौन था और इसका कार्यकाल कब तक था और इसके कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर नजर डालेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था वो 2 भागों में रहा। पहला 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक और जो दूसरा कार्यकाल रहा वो 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक रहा। तो पहला कार्यकाल इसका 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा और दूसरा 1765 से 1767 तक रहा। 1760 से 65 जब इस कार्यकाल का इसमें गैप आया तो उसके बीच में बेंसिटार्ड जो है उसका कार्यकाल रहा। तो जानते हैं गवर्नर इसके रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। यह बंगाल का पहला गवर्नर था, ना कि गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल पद का सृजन रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हुआ जो 1773 में पारित हुआ था और क्लाइव का शासनकाल जो कार्यकाल जो था वो 1767 ईस्वी तक रहा। तो इस वजह से यह बंगाल का पहला गवर्नर था। इसके कार्यकाल के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो 1765 ईस्वी में क्लाइव के कार्यकाल में बंगाल में द्वैत शासन का आरंभ हुआ। बंगाल में जो द्वैत शासन का आरंभ हुआ वो क्लाइव के कार्यकाल में हुआ। बात करते हैं द्वैत शासन होता क्या है। तो जो द्वैत शासन होता है, द्वैत शासन वह शासन होता है जिसमें 2 शासक एक ही सत्ता का उपभोग करते हैं। मतलब किसी एक राज्य में जब 2 शासक अपना अधिकार समान रूप से या फिर कुछ अंतर से आनुपातिक रूप से जब अपना अधिकार स्थापित करते हैं और सत्ता का उपभोग मिलकर करते हैं तो वह शासन द्वैत शासन कहलाता है। तो बंगाल में किस प्रकार का द्वैत शासन था उस पर नजर डालते हैं। तो बंगाल के द्वैत शासन में कंपनी को जो अधिकार प्राप्त थे उसमें राजस्व की वसूली, विदेशी मामलों और सैनिकों के संरक्षण का अधिकार जो था वो कंपनी को प्राप्त था और शासन के निर्वहन की जो जिम्मेदारी थी वो बंगाल के नवाब की थी। तो शासन के निर्वहन की जिम्मेदारी नवाब की थी और कंपनी के पास राजस्व वसूली, विदेशी मामलों और सैनिकों के संरक्षण का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार कंपनी और नवाब दोनों का शासन जो था वो बंगाल पे था और बंगाल पे द्वैत शासन था जिसका आरंभ 1765 ईस्वी से हुआ था। आगे बढ़ते और बात करते हैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई और इलाहाबाद को कंपनी के संरक्षण में ले लिया। क्लाइव के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना 1765 ईस्वी 12 अगस्त जब इलाहाबाद की संधि की, इसमें शाह आलम द्वितीय से और इलाहाबाद को कंपनी के संरक्षण में लिया।
आगे बात करते हैं 1765 में क्लाइव के कार्यकाल में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। यह इसके कार्यकाल की एक प्रमुख उपलब्धि थी। क्लाइव ने बंगाल में संपूर्ण क्षेत्र में 2 उप दीवानों की नियुक्ति की। इसने संपूर्ण क्षेत्र में, बंगाल के संपूर्ण क्षेत्र में 2 उप दीवानों की नियुक्ति की। क्लाइव ने कंपनी के कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसने कंपनी के कार्यकर्ताओं के लिए सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की। इसमें जो मुख्य बिंदु थे, जो मुख्य विशेषता थी, वो ये थी कि इसमें नमक, तंबाकू और सुपारी के व्यापार पे कंपनी का एकाधिकार था। तो क्लाइव का जो महत्वपूर्ण निर्णय था, उसमें कंपनी को यह फायदा हुआ सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना के बाद कि कंपनी को नमक, तंबाकू और सुपारी पे, इसके व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं क्लाइव के बाद के प्रमुख गवर्नर की। गलती से यहाँ पर गवर्नर जनरल लिख गया है, तो हम इसको गवर्नर ही पढ़ेंगे। तो क्लाइव के बाद जो प्रमुख गवर्नर हुए उनकी बात करते हैं। तो क्लाइव के बाद बेसिटार्ड आया। क्योंकि ये क्लाइव के बाद कहना गलत है, क्योंकि क्लाइव के दोनों कार्यकाल के बीच में था। तो बेसिटार्ड का कार्यकाल 1760 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक रहा। जैसा कि हमने अभी बात की, जब कार्यकाल का गैप हुआ रॉबर्ट क्लाइव के, तो उस दौरान बेसिटार्ड जो है गवर्नर रहा। इसके कार्यकाल में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध की जानकारी, जो विस्तृत जानकारी, वो हमने पिछले वीडियोस में बात की थी। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की जानकारी के लिए आप आधुनिक भारत का इतिहास भाग 5 पर जा सकते हैं, और उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप वहां से भी उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो गवर्नर हुआ वो वेरेलेस्ट हुआ, जिसका कार्यकाल 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक रहा। इसके बाद कार्टियार का जो कार्यकाल रहा वो 1769 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक रहा। 1772 ईस्वी के बाद जो कार्यकाल आरंभ हुआ वो वारेन हेस्टिंग्स का रहा। तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक रहा। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल था। तो इसके बारे में आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने वैध शासन को समाप्त किया। जो रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में आरंभ हुआ वैध शासन 1765 ईस्वी में, उसको 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना हुई। तो ये जो था सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल का, जो इसने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। उसके द्वारा इसको गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, गवर्नर जनरल पद इसको प्राप्त हुआ। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में जो कंफ्यूजन रहता है तो उसको दूर कर लीजिए, क्योंकि जो वारेन हेस्टिंग्स था वो पहला गवर्नर जनरल था और जो रॉबर्ट क्लाइव था वो पहला गवर्नर था। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिलों में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स ने सरकारी कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। इसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसमें इसने सरकारी कोषागार को मुर्शिदाबाद से बदलकर कलकत्ता स्थानांतरित किया। इसके बाद आगे बात करते हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और जिसका संपूर्ण क्षेत्र, जो अधिकार क्षेत्र था सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई, वह संपूर्ण बंगाल था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण बंगाल था।
प्रथम मराठा युद्ध तथा सालबाई की संधि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई। तो मराठा युद्ध जो पहला हुआ और सालबाई की संधि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा मंगलोर की संधि हुई। इन दोनों युद्धों की और संधियों की चर्चा हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एक वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो 1783 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। आगे बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख बातें हुई वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। तो सबसे पहले 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा हेतु पहला मदरसा स्थापित किया गया। जो पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित हुआ वो 1781 में स्थापित हुआ, जो मुस्लिम शिक्षा पर केंद्रित था। 1781 ईस्वी में ही वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इंडिया में जो था वो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स ने इस एक्ट का विरोध किया और इस्तीफा देकर इंग्लैंड चला गया। क्योंकि इसने विरोध किया और इस्तीफा देकर इंग्लैंड चला गया, इस वजह से 1785 ईस्वी में बर्क द्वारा इस पर महाभियोग लगाया गया। लेकिन बाद में 1795 ईस्वी में यह इस आरोप से महाभियोग से बरी कर दिया गया। तो ये जो था 1784 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल रहा। आगे बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक रहा। 1786 से 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल रहा। और ये गवर्नर जनरल क्यों नियुक्त किया गया? तो यह जो था पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत शांति स्थापित करने तथा शासन की पुनर्गठन के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। जो कॉर्नवालिस था वह भारत में शांति स्थापित करने और शासन की पुनर्गठन हेतु गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसने न्यायिक सुधार पर बहुत ज्यादा बल दिया। न्यायिक सुधार पर इसने जो बल दिया उसमें प्रमुख बातें इस प्रकार है कि इसने न्यायिक सुधार के लिए जिलों के सारे अधिकार, जिले में जितने भी अधिकार होते थे सारे अधिकार कलेक्टर को प्रदान कर दिए, जिससे न्याय व्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार आया। 1787 ईस्वी में कलेक्टरों को जिले की दीवानी अदालतों का दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया। इसने जिले की जो दीवानी अदालतें थी उसका न्यायाधीश भी कलेक्टरों को 1787 ईस्वी में नियुक्त कर दिया। 1793 ईस्वी में इसने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। कॉर्नवालिस जो कोड था वह आधारित था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर। यह सवाल बहुत बार पूछा गया और अक्सर पूछा जाता है। जो कॉर्नवालिस कोड था उसका निर्माण कब हुआ और कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? तो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में हुआ, जिसका जो सिद्धांत था वह शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत था। आगे बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला न्यायाधीश के पद का सृजन किया। इसने एक नया पद बनाया जो जिला न्यायाधीश था। जिला न्यायाधीश सभी दीवानी मामलों का मुख्य न्यायाधीश होता था। वो सभी दीवानी मामलों में अपनी रुचि रखता था और उसका निर्णय जो है सर्वमान्य होता था। इसने फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया। इसने जो है प्रमुख निर्णय लिया और फौजदारी अदालतों को समाप्त करके यूरोपीय अदालतों की स्थापना की। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति बंगाल और बिहार में लागू की। इससे जो मुख्य लाभ हुआ कंपनी को वो ये हुआ कि भू राजस्व की जो दर थी उसमें कंपनी का हिस्सा बढ़कर 90% हो गया। परिणाम स्वरूप जो जमींदार थे उनको जो भू राजस्व की दर का
प्रतिशत हो गया, वो घटकर सिर्फ 10% ही रह गया। तो 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त जो था वो कॉर्नवालिस के कार्यकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में तृतीय मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में तृतीय मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में, तो आपको मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की जो संधियां हुई उनके बारे में जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले जो कार्यकाल अगला हुआ गवर्नर जनरल का, उसमें सर जॉन शोर थे। सर जॉन शोर का जो कार्यकाल रहा वो 5 साल के लगभग रहा, जो 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक रहा। के कार्यकाल की जो प्रमुख बातें थी उस पर नजर डालते हैं। इस कार्यकाल में 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। सर जॉन शोर के कार्यकाल में 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। इसके कार्यकाल का मुख्य बिंदु था, मुख्य घटना थी, इसने जो था स्थायी बंदोबस्त को अच्छी तरह से निर्वाहित किया, जिससे कंपनी को अच्छा लाभ हो रहा था। इसमें 90% भू राजस्व की दर कंपनी को प्राप्त हो रही थी, उसको इसने बहुत ही अच्छे से निर्वाहित किया। इसने जो मुख्य कार्य किया वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई, तटस्थ की नीति जिसको बोलते हैं वो इसने अपनाई। तो ये जो था जॉन शोर के कार्यकाल की प्रमुख बातें थी। इसके बाद जो कार्यकाल रहा वो लॉर्ड वेलेजली का था। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल ब्रिटिश सत्ता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने ब्रिटिश शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। तो 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। और इसके कार्यकाल में जो मुख्य कार्य हुआ तो इसने जो है सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि की शुरुआत इसने डुप्ले की तर्ज पर की। चूंकि वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, तो इसकी संधि की शुरुआत करने का जो मुख्य लक्ष्य था वो भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार करना है। इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता को बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश की और ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य स्थापित करने के लिए सहायक संधि की शुरुआत की। इसको बहुत ही अधिक लाभ भी प्राप्त हुआ। इसकी सहायक संधियों को स्वीकार करने वाले जो थे बहुत से राज्य थे। उन राज्यों पर एक बार नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जिसने सहायक संधि स्वीकार की उसमें सबसे पहला नाम आता है हैदराबाद का। हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकारा। इसके बाद मैसूर ने 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार लिया। तंजौर ने 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकारा। अवध ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकारा। इसके बाद पेशवा ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकारा। बरार और भोसले ने 1803 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकारा। इसके बाद बात करते हैं ग्वालियर राज्य ने जो सहायक संधि को स्वीकारा वो 1804 ईस्वी में। और जो कुछ अन्य राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकारा उसमें जैसे जयपुर और जोधपुर प्रमुख थे। तो सहायक संधियों को स्वीकार कराकर इसने ब्रिटिश सत्ता के विस्तार में बहुत ही अहम योगदान दिया। लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल की प्रमुख बातों पर और नजर डालते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद 1801 ईस्वी में वेलेजली ने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। इसके कार्यकाल का प्रमुख बिंदु था, प्रमुख उपलब्धि थी। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वेलेजली के कार्यकाल में ही हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो वेलेजली के कार्यकाल में ही हुआ। इसके बाद 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का द्वितीय कार्यकाल आरंभ हुआ, लेकिन इसका कार्यकाल जो था दूसरा वो सिर्फ 3 महीने ही रहा। 3 महीने के बाद इसकी मृत्यु हो गई गाजीपुर में। और इसके बाद जो है वो नया कार्यकाल सर जॉर्ज बार्लो का आरंभ हुआ। इसका कार्यकाल 1805 से आरंभ हुआ। इसने हस्तक्षेप नीति का पालन बहुत सख्ती से किया। सर जॉर्ज बार्लो जो था उसने हस्तक्षेप नीति का पालन बहुत ही सख्ती से किया। 1806 ईस्वी में वेल्लोरो का विद्रोह हुआ जिसमें बहुत अधिक सैनिकों की मृत्यु हुई। तो
इसके कार्यकाल की जो प्रमुख बात हुई वो ये हुई, अंग्रेजी दृष्टिकोण से जो बहुत ही हानिकारक थी, जिसमें बहुत ही नुकसान हुआ अंग्रेजों को, वो यह थी कि इसके कार्यकाल में बहुत अधिक अंग्रेजी सैनिकों की मृत्यु हुई वेल्लोर के विद्रोह के बाद। इसके बाद 1805 ईस्वी में इसने होलकर के साथ सहायक संधि की, जो राजपुर घाट की संधि के नाम से जानी जाती है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियोस में की है। इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति भी इसी के कार्यकाल में हो गई। सर जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में जो था वो प्रमुख बातें ये थी कि इसके कार्यकाल में 1806 ईस्वी में वेल्लोर का विद्रोह हुआ, जिसमें बहुत ही अंग्रेजी सैनिकों की मृत्यु हुई, जो कि अंग्रेजी दृष्टिकोण से एक बहुत ही गलत कार्यकाल साबित हुआ इसका। इसके बाद इसने सहायक संधि की 1805 ईस्वी में राजपुरा घाट की होलकर के साथ, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति भी जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में हुई। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में बात करेंगे लॉर्ड मिंटो और उसके बाद के गवर्नर जनरल्स की। अगर अभी तक आपने हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज के वीडियोस नहीं देखे तो उनको प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। और जो पिछले वीडियोस हैं उनके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप वहां से भी जाकर भाग 1 से लेकर भाग 8 तक के सारे वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लाइक करें इस वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।